हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी जेईई एडवांस को लेकर तैयारी? ठीक, तो जेईई एडवांस में अपना जो एक रैंकर प्रैक्टिस सीरीज जो स्टार्ट किया हुआ, उसका आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डे 10 का टास्क अपना डीपीपी नंबर 10। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी आप सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आसान भी डाली हुई है। ठीक है, सभी तरह का मिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स होना चाहिए हमारे पास में, सभी तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, 10 प्रॉब्लम्स हैं, तो 10 में से हमारे पास में 6 क्वालिटी प्रॉब्लम, 7 क्वालिटी प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम बहुत ही लल्लू सी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए ना, जिनको आप फटाफट फटाफट सॉल्व भी कर पाए ना। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। इस डीपीपी नंबर 10 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देर बात भी नहीं करते अपने लोग, आपको मालूम भी है ना। तो डीपीपी 10 में अपना डिस्कस करने वाले हैं। क्या फॉर्मेट दिया है, पहले हमेशा फॉर्मेट समझ लिया करो। 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, 2 मल्टीपल करेक्ट है, उसके बाद में एक पैराग्राफ है और देन 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका आंसर की लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेने के पीछे जो पर्पस था ना, ये बहुत ही आसान था ना। कि पर्पज क्या है कि जनरली जब आप सीरीज का सम निकालते हो ना, तो कई बार क्या कंप्लीट सीरीज का सम निकालते हो या फिर आप आधी बाइनोमियल सीरीज का सम निकालते हो। बट कई बार क्या अल्टरनेट से आर टर्म्स हमारे पास दे रखी है और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इस सीरीज का आप सम कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझना। इस प्रॉब्लम को आपको 2 मेथड से डिस्कस करूंगा। मेथड 1, पहला मेथड तो आप ये समझो। ठीक है, आई होप आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किया होगा और सॉल्व करने के बाद में आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, देखो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 है ना, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो जनरली जैसे आपको सीरीज का सम निकालना होता है ना, तो आप हमेशा क्या करते हो कि करस्पॉन्डिंग एक सीरीज सोचा करो। जैसे कि अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स पावर में n हमने यहाँ लिखा। ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब एक्सपेंशन करेंगे तो NC0 NC1x NC2x स्क्वायर माइनस ऑफ NC3x3 डॉट 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 चलते जाएंगे, फिर प्लस साइन आप लिखोगे, NCR लिखोगे और x पावर x की जगह क्या आएगा माइनस एक्स। तो आपने माइनस एक्स पावर r लिखा, मतलब ये आ जाएगा x पावर r, और इनटू में आ जाएगा -1 पावर r को मैं अलग से लिख लेता हूँ। डॉट डॉट आगे भी सीरीज चल रही है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब देखो, इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक और सीरीज को कंसीडर किया और वो इसको कंसीडर किया। क्यों किया आप लोग समझ जाओगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट डॉट, ये कहां तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ना। एक्स पावर आर ले लेते हैं और फिर ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक गया। और ये इनफाइनाइट जीपी का सम है, आप ये निकालोगे तो ये आ जाएगा ना, ये आपको चलो ठीक है अच्छे से जानते होंगे ना। अब देखो, आपको अपने रिक्वायर्ड सीरीज का सम निकालना है। तो रिक्वायर्ड सीरीज का सम निकालना है, तो आपको चाहिए क्या अपने आंसर में, NC0, मतलब जनरली से रिक्वायर्ड सीरीज का सम निकालते हैं तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट आपने किया, और प्रोडक्ट करने के बाद में जैसे अब मुझे इस तरह की सीरीज चाहिए, तो NC0 को मैंने यहाँ x पावर r से मल्टीप्लाई किया, तो NC0 इंटू एक्स पावर r बन रहा है। बहुत बढ़िया बात है ना, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे। कांस्टेंट टर्म आएगा x पावर 0 का, मल्टीप्लाई करते टाइम आपको x पावर 1 का टर्म आएगा, डॉट डॉट जब चलते जाएंगे। तो अब आप एक टर्म को समझो जिसको हम मेनली फोकस कर रहे हैं, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इधर मेरा फोटो आता है ना, वीडियो आता है ना, ताकि आपको यहाँ दिखाई दे। चलो अच्छी बात है। NC0 को उधर मल्टीप्लाई किया, NC0 इंटू एक्स पावर आर, तो यहाँ पर मैंने NC0 लिखा। समझना है ना, एक्स पावर आर को फोकस कर रहे हैं, कोफिशिएंट को फोकस। NC1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आएगा एक्स पावर आर माइनस 1, तो यहाँ से कितना बनेगा माइनस ऑफ NC1, ऐसे कुछ बना। इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, ऐसे जब आप इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे डॉट डॉट -1 पावर r इनटू में कितना आ जाएगा NCR आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आई। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स पावर में कितना आ जाएगा n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो क्या आइडेंटिटी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो बच्चों आप क्या कराओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r को कंपेयर कराओगे आप। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r को कंपेयर कराया तो ऐसे कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, -1 पावर r इंटू NCR, और यहाँ कितना आ जाएगा n-1 CR आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r जब आप लोगे तो कितना आएगा n-1 CR और -1 पावर r आएगा। ये लिखना नहीं भूलना है आपको ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आपको इस सीरीज का सम कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। मतलब इनडायरेक्ट वे में अपना समझे
n माइनस वन सी आर माइनस वन पावर आर, इसका जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, 28 कैसा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसके लिए पहली बात तो r कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। एक बात तो आपको ये डिसाइड है, 28 एक छोटा सा नंबर r इवन है, तो जब इसको आप एक्सपेंड कराओगे ना तो देखो यहीं से आप हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको ना, 28 चाहिए 28, तो r इवन है तो नीचे तक ऐसे मतलब 2 तक गए, सपोज करो 2 तक गए, तो 28 लाने के लिए ऊपर मुझे कितना होना चाहिए, 8 इंटू 7 ही होना चाहिए, तभी तो कट के 48 4 बनेगा, 4 7 7 इंटू 4 जाके ऐसे आप ऐसे बोलते हो ना, 7 इंटू 4 कितना जाए, 28 आ जाए। मतलब क्या इस तरह का बनना चाहिए, इस तरह का बनना चाहिए, तो n माइनस वन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और r का वैल्यू अगर 2 आ जाए तो बात बन जाएगी, बड़ी आसानी से बात बन जाएगी। सर जी क्यों नहीं बात बनेगी, आप बता रहे हो तो बात बनेगी बनेगी। n बराबर 9 आ गया और r बराबर 2 आ गया, तो n और r का हमारे पास में ये वैल्यू जा गया, और आपसे पूछा गया था n प्लस r, जिसका वैल्यू कितना, जिसका आंसर कितना जाएगा, c आ जाएगा। और एकदम आंसर की बिल्कुल करेक्ट है, पहले से वेरीफाइड है ना, सी, कहीं कोई करेक्शंस नहीं आएगा। जैसे अपने 9th में 1-2 करेक्शंस आ गए थे, करेक्शन मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ यूजिंग द सेकंड मेथड। अब देखो सेकंड मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। सेकंड मेथड समझो आप, इसको सेकंड क्यों रखा, क्योंकि प्रायोरिटी पे हमें उसी को रखना है ना। अगर आपको सीरीज का सम निकालना है तो पहला वाला मेथड ही अपन फॉलो करेंगे, सेकंड तो सेकंड ही है, सेकंड मतलब सेकेंडरी है। ओके, इस सीरीज का सम निकालना है। अब देखो आप एक कंसेप्ट समझो, बहुत अच्छे से समझो बात को। आप लोग क्या जानते हो, एक जानते हैं आप एनसीआर, एक आप जानते हो एनसीआर प्लस वन, एक इस तरह का टर्म होता है, इसका सम आप लोग जानते हो एन प्लस वन सी आर प्लस वन, जानते हो कि नहीं जानते हो, हाँ जानते हैं सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला बोले या फार्मूला बोले, अपने कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। अब देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, हर एक टर्म को इधर से लिखो, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ऐसा कुछ ब्रेक किया, तो एनसी नोट को तो रखा चुपचाप, कोई छेड़खानी नहीं, एनसी वन में करते हैं। तो इसको जब मैं इधर से इधर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो यहाँ तो क्या है, पहले तो एक एक कम हो गया, यहाँ क्या है आर प्लस वन में से एक बार कम किया और एक और, मतलब एक को तो ऐसे एज इट इज रहने दिया, फिर एक को कम कर दिया। मतलब क्या किया, फॉर्मूले को समझो, तो यहाँ से देखो एन माइनस वन सी लिखा, प्लस साइन एन माइनस वन सी लिखा, ठीक है, कम कर दिया, एक एक तो कम हो जाएगा, n प्लस वन है तो यहाँ एन आएगा, यहाँ वन है तो यहाँ कितना आएगा, एक वन आएगा और एक जीरो आएगा, तो यहाँ वन आया और यहाँ जीरो आया, तो मैं 0 1 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक बात है। अब nc2 को फॉर्मूला लगाएंगे तो n माइनस वन सी, ठीक है, और एक n माइनस वन, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों में एक एक कम कर देंगे, तो यहाँ भी कम कर दिया n माइनस वन, यहाँ भी एक कम कर दो 1 आ गया, तो यहाँ n माइनस वन और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर जी ना। nc2 को ऐसे लिखा और nc3 को लिखते हैं अब n माइनस वन, पहले तो दोनों में एक एक कम हो जाएगा, फिर प्लस साइन n माइनस वन और यहाँ c3 आएगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, और लास्ट वाला ब्रैकेट भी अपना ऐसे लिख देंगे ना। अब देखो n माइनस वन सी नोट लिखो या n सी नोट लिखो या n माइनस वन सी नोट लिखो, मतलब एक ही बात है, तो 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस वन का है, यहाँ माइनस वन इस प्लस वन से कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, जो टर्म यहाँ होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट वाले को आपने क्या लिखा होगा, जब लिखा होगा तो एक n माइनस वन सी आर माइनस वन लिखा होगा, और एक जगह लिखा होगा n माइनस वन सी आर लिखा होगा, बाहर तो आगे वो माइनस वन पावर आर आ ही रहा होगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर मैं समझू, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे जो भी समझे, आफ्टर सिंप्लीफाई करने पे ये कितना आ गया, n माइनस वन सी आर आया, समझे। और दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। अब इसके आगे की कहानी आप लोग जानते हो ना उसके आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला प्रॉब्लम आई होप पसंद आया होगा ना, बढ़िया प्रॉब्लम था ना। सेकंड प्रॉब्लम बहुत आसान सा दे रखा है ना, कोई खास से डिफिकल्ट भी नहीं था, और ना तो सेकंड प्रॉब्लम की सब समझते हैं। एक फंक्शन f(x) हमारे पास दे रखा है, जिसे f(x) दे रखा है, जिसे gx दे रखा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1। अब देखो x जब 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 को जब अप्रोच कर रहा है, तो ये जब 1 अप्रोच कराएंगे तो sin π/2 है ना, और sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, मतलब डिनोमिनेटर से हमें कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बाकी न्यूमरेटर को समझ लेते हैं, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 1 माइनस कितना 0 0 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर तो f(x) 0 आया, मतलब ये 0 को जा रहा है।
जब 1 को अप्रोच कराएंगे तो 9 माइनस यहाँ से बनेगा, तो यहाँ 2e बनेगा, माइनस का 9 यहाँ से, प्लस का 2e। ठीक है, तो कट के 2e तो ये 0 को जा रहा है ना, मतलब 0/0 फॉर्म कुछ ऐसे बन रहा है। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करते हैं ना। तो सॉल्व करते हैं तो बच्चों बड़ी ऐसे सॉल्व करते हैं। लिमिट हमने लिखा x टेंस टू 1, fx को लिख लिया। fx को थोड़ा कॉमन भी ले लेते हैं, तो ln x तो कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 आया। अपॉन में अगर समझे कॉमन की बात, 9x² यहां से कॉमन लिया, 9x कॉमन लिया, तो x माइनस 1 तो यहां लिखा, माइनस ऑफ 2 इंटू ई पावर x कॉमन लिया, तो x माइनस 1 यहां से आया। प्लस में 2 चल ही रहा है तो चलने देते हैं, जो चल रहा है। इनटू में कितना आ जाएगा, fx अपॉन gx आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स बाई 2। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया हमने ना। अब देखो बातों को समझो, x टेंस टू 1 पर ln x माइनस 1 यहां से एक फैक्टर हमने बाहर ले लिया, तो x माइनस 1 कट भी करा दो। क्या करा दो, कट भी करा देते हैं, 2ex और प्लस का 2। बोलेंगे सर आपने क्या मजाक किया है ये वाला सवाल देकर के? बिल्कुल बेटा, आपके साथ मजाक किया है ये वाला सवाल देकर के, बहुत ही आसान सवाल था ना। ठीक है, तो अब क्या x माइनस 1 के 0.0 बन रहा था, तो अब क्या है कि यहाँ पे x1 जब पुट कराएंगे तो नीचे तो नॉन जीरो आ रहा है, ऊपर 0 आ जाएगा। तो ठीक है, जब लिमिट अप्रोच कराएंगे तो इसका वैल्यू तो 0 आ गया, प्लस का 2 यहाँ से आया, यहाँ से 1 आ जाएगा, और दैट इक्वल्स टू 2 आ गया। दैट इज क्या आ गया, इसका आंसर आया। क्लियर स्टूडेंट? तो बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लू प्रॉब्लम, लल्लू है ना। हमारे यहाँ एक बंदा है, उसका नाम लल्लू है, मतलब बहुत बड़ा है, मतलब तो ताऊजी लगते मेरे है ना, पड़ोस में है वैसे। चलो, तो यहां तक की बात तो हमें समझ में आई है ना। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम आसान था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम भी आसान प्रॉब्लम दिया है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कुछ ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है ना। जैसे कि अब ये प्रॉब्लम जैसे हम बात करें थर्ड की, फंक्शनल इक्वेशन पे प्रॉब्लम है। फंक्शनल इक्वेशन को लेकर के ना आईआईटी ने इस बार 2020 में क्वेश्चन पूछा था, मतलब आजकल वो बहुत पूछता है फंक्शनल इक्वेशन को, और 2-3 बार वो पहले भी पूछ चुका है। इसलिए फंक्शनल इक्वेशन आपको समझ आना चाहिए ना प्रॉब्लम को देख करके। एक फंक्शन है R2R में सेटिस्फाई कर रहा है अंडर दिस कंडीशन, है ना, f(1) कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक बात है। तो फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहली बात तो कोई भी सिस्टमैटिक तरीका नहीं है कि सर जी ऐसे ऐसे करो और आंसर आ जाए। एक तरीका होता है कि x का वैल्यू 1 2 3 रिप्लेसिंग वगैरह, x को y से x कुछ ऐसे करके, है ना। फिर एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, फिर पार्शियली डिफरेंशिएशन से भी निकालते हैं कई बार। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाए। अपना जब भी को भी सॉल्व करना होता है तो प्रॉब्लम देख करके तुरंत समझ जाएंगे कि क्या करना है, या फिर अपना हाथ पांव मारते मारते समझ जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। fx f(y) माइनस ऑफ f(xy) बराबर है x प्लस वाई। ठीक है ना, मेरा काम क्या है, fx निकालना है। एक काम करते हैं, f(1) का वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है, तो पहले तो मैं f(1) निकालता हूँ। x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 1 डाला, तो यहाँ तो आ गया f² 1 माइनस ऑफ f(1) माइनस ऑफ 2 बराबर 0 आया। तो f(1) माइनस ऑफ 2 तो हमने यहाँ किया, f(1) प्लस का 1 कर देते हैं ना, बराबर 0। देखो माइनस टू f(1) सही आ रहा है ना, तो f(1) का वैल्यू या तो 2 आएगा या फिर f(1) का वैल्यू -1 आएगा। उसने बोला पॉजिटिव है तो ये तो होगा नहीं, ये होगा। ठीक है, एक बात तो समझ में, मुझे fx निकालना है अल्टीमेटली तो, है ना। एक काम करते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं, x बराबर 1 पे y बराबर 1 पुट कर देते हैं। y बराबर 1 पुट किया, चलो y बराबर 1 पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर 1 पुट किया, तो y बराबर 1 पुट करने से तो यहाँ तो क्या fx बना, f(1) बना, f(1) का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ठीक है यहाँ पर fx आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। अरे गजब गुरुजी, तो बहुत ही आसान हो गया। fx बराबर कितना आ गया, x प्लस 1 आ गया। बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही आसान सवाल, fx बराबर x प्लस 1। उसके बाद तो फिर क्या है, इसका इनवर्स। बच्चों कैसे निकालते हो आप लोग, y बराबर x प्लस 1 पुट करते हो और x का वैल्यू क्या लिखते हो, y माइनस 1, x को लिखते हो f इनवर्स x और y को लिखते हो x माइनस 1। मैंने तो ऐसे ही सीखा था, होप आपने भी ऐसे ही सीखा हुआ ना। तो fx इंटू f इनवर्स x मुझे निकालना है, कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके c आ जाएगा। छोटा सा क्यूट सा मासूम सा सवाल। थर्ड का आंसर c। इस बार बोला है कि आंसर की में करेक्शन नहीं होगा, है ना, सही है ना। थर्ड का c है और दूसरे का a भी आ चुका था ना, 2 ही आ रहा था। ठीक है ना। ठीक, तो 3 प्रॉब्लम बड़ी आसान सी प्रॉब्लम थी, बहुत ही बढ़िया। अब प्रॉब्लम है लाजवाब जी,
लाजवाब प्रॉब्लम। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे पूछा जाए वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन, पहले तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं फिर कंपेयर कर रहे हैं किससे आ जाएगा ना, छोटा बड़ा किससे भी आ रहा होगा। अब देखो जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करते हो ना तो आपके फंसने फंसाने के चांसेस खूब सारे बढ़ जाते हैं ना। तो खूब सारे क्या बढ़ जाते हैं कि डिपेंड करता है कि आपने अप्रोच कैसे लिया है। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे कुछ लिखा हुआ। इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, अच्छी बात है। अब करना क्या है, इस तरह के सिमेट्रिक ऑपरेशन, सिमेट्रिक टर्म्स होती है ना, आप लोग पढ़ते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एक टर्म। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा जिसके रूट क्या आ रहे हो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आप किसी भी एक टर्म को पकड़ते हैं, ठीक, किसी भी एक रूट को ऐसे पकड़ा आपने। अब क्या किया, ऐसी कभी भी टर्म आए ना तो भैया हमेशा ना एक बार डिवीजन के बारे में जरूर सोच लिया करो बच्चों। ऐसे आपने सोच लिया, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अब देखो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा तो हमारे पास यहां तक आया है ना बात, ठीक है। अब एक काम और करूं मैं, इस इक्वेशन में आपको पता है अगर मैं x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो मैं वही वाली इक्वेशन निकाल सकता हूं, इसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाँ गामा में आ जाएगा, सही बात है। चलो ऐसे करते हैं, x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, x को 1 अपॉन एक्स लिखा तो यहाँ एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस का यहाँ 2x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि इसके रूट आएंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट लिखूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट आ जाएगा हमारे पास में, सम ऑफ रूट है ना, कोफिशिएंट माइनस प्लस तो 3 आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो आपको क्या समझ में आया, 3 माइनस 1 अपॉन गामा आया ये तो, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। अब क्या करना चाहिए, कुछ तरीके, या तो आप क्या करो प्रॉब्लम को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ऐसा लिखा जा सकता है फर्स्ट एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन को भी मैं ऐसे लिख दूं, है ना, 1 अपॉन 3 माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन बीटा, ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है। या फिर एक और होशियारी लगाई जाए, एक और होशियारी क्या लगाई जाए कि हम वो वाली इक्वेशन ही निकाल लेते हैं भैया जिसके रूट क्या आ रहे हो, ये रूट आ रहा हो, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, हम वो वाली इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट ये आ रहे हो, तो इसको x मान लेते हैं। वैसे कैसे भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना, चलो सही है। मैंने क्या किया ना, 1 अपॉन एक्स तो मैंने यहां लिखा, 3 माइनस 1 अपॉन गामा, ऐसा कुछ लिखा। गामा का वैल्यू निकालता हूं मैं, 1 अपॉन गामा निकालते हैं पहले, तो 3 माइनस 1 अपॉन एक्स मैंने लिखा, तो दिस इज 3x माइनस 1 अपॉन में x आ जाएगा। और चलो गामा का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x अपॉन 3x माइनस 1 आया, ये है ना। तो हमारे पास में ये आ गया और मुझे फाइनली सम ऑफ रूट निकालना है ना। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं भाई, गामा इस इक्वेशन का रूट है तो गामा इसको सेटिस्फाई भी कराएगा। तो चलो ठीक है, आपने जब सेटिस्फाई वगैरह कराया तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस 1 का ऐसे x अपॉन 3x माइनस 1 का होल क्यूब, तो यहां लिखा प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3x अपॉन 3x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 लिखा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, सम ऑफ रूट निकालना है इस इक्वेशन के ना। सम ऑफ रूट निकालना है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x की और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से ही मतलब है, बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं है जीवन से ना, अभी आपको सिर्फ आईआईटी निकालने से मतलब है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, पहले तो एक्स क्यूब का टर्म मैंने यहां लिखा, इसका एलसीएम ले लिया, 3x स्क्वायर इंटू
इसके क्यूब से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x माइनस वन यहाँ से आ जाएगा, माइनस 3x इंटू 3x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। दिस इज 3x माइनस वन का होल क्यूब बराबर 0 आया। ठीक है, इतना आया। अब मैं एक काम करता हूँ, जब इस क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो एक एक्स क्यूब का टर्म आएगा, दैट्स ऑल। मैं इतना जानता हूँ, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और मुझे उतने से ही मतलब है, बाकी टर्म को छोड़ देते हैं, बराबर 0। अब एक्स क्यूब का टर्म ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक्स क्यूब कोफिशिएंट 1 आया, शुरू से ढूंढते हैं। 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 यहाँ से आया। यहाँ से कितना आ जाएगा, जहाँ पर 3 क्यूब जब मैं कराऊंगा तो 3 स्क्वायर, तो 9 यहाँ से आएगा। 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 27 आएगा, बाहर लिख लेते हैं, जगह कम पड़ गई ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 क्यूब, तो प्लस का 27 आया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कट के 7 आ गया ना। एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढते हैं, तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो कोई यहीं से बनेगा, 2x स्क्वायर, तो माइनस का 2 आया इसका कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर ढूंढा जाए, अब इसको हटा देते हैं, तो यहाँ x का टर्म लिखता हूँ, तो यहाँ से x का टर्म कितना लिखेंगे, माइनस का 6x लिखेंगे। x को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा और ये 18 आ जाएगा, प्लस का 18 आया। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर मैं यहाँ से लिखूं तो क्या लिखेंगे आप, ए क्यू लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे, फिर कितना आएगा 3x का इसका स्क्वायर इंटू दिस करेंगे, ठीक है, 3a स्क्वायर इंटू बी, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 यहां से मल्टीप्लाई किया तो 27 माइनस का 27 आया, अल्टीमेटली इतना है। 27 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो यहां तो 7 आ जाएगा। अच्छा देखो, यहां से कितना आएगा, माइनस का 9 यहां से आया, माइनस का 9 यहां से आया, माइनस का 2 बना तो माइनस का 11 आया। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास जो आ रहा है 11x स्क्वायर यहां से आ रहा है और 7x क्यूब यहां से आ रहा है, ठीक है। अब सम ऑफ रूट लिखेंगे तो माइनस का 11 आ रहा है, सॉरी ना। अगर मैं इसका सम ऑफ रूट लिखूंगा तो वो हमारे पास में किस बात को देगा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके सम ऑफ रूट निकल जाएगा ना। तो कितना आया, दैट इज 11/7 आया, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ अपना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये पूछा होगा कि दैट इज लेस देन, ये किससे छोटा है, 2 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है। 3 छोटा है कि नहीं, होता है छोटा है। 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, सभी से छोटा है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कहीं कैलकुलेशन वगैरह भी चेक कर लेना बच्चे ना, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना, अक्सर हो जाती है मेरे से ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी देता हूँ। क्लास में तो बच्चे बोल देते हैं कि हाँ सर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ओके। अब कौन यहाँ कौन बताएगा मुझे, है ना, कौन मेरी मदद करेगा। चलो आगे का प्रॉब्लम। अच्छा, आगे का प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया ना, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। fx इज ए मोनिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो इस शब्द का ध्यान दो, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हायर डिग्री जो है, मतलब क्या बोला मैंने, हायर डिग्री का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसका 1 है, तो डिग्री 4 है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ठीक बात है। I equals to 1 2 3, then number of zeros at the end of f(5) factorial, number of divisors, मतलब क्वेश्चन है, ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चन है, ऑप्शंस जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन। ना शुरू करते हैं। पहला, f ऑफ i बराबर कितना दे रखा है, 1/i। दिस इज सेटिस्फाइड बराबर i बराबर 1 2 3 और 4, इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। i का वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो मतलब ये आ गया f ऑफ 1 बराबर 1/1, f ऑफ 2 बराबर 1/2, f ऑफ 3 बराबर 1/3 और f ऑफ 4 बराबर 1/4, ठीक है। अब देखो, इन चारों से हमने ऑब्जर्व करके, या फिर आप यहां से समझे, तो मैंने कहा एक इक्वेशन कंसिडर किया, x f(x) - 1 बराबर 0। x बराबर देखो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। f(x) कैसा है हमारे पास में, पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, पॉलिनोमियल डिग्री 5 का, ठीक है। x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, f(x) मोनिक पॉलिनोमियल है, तो x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो x पावर 5 का कोफिशिएंट भी कितना आया बच्चों, 1 आया। तो 1 आया तो भैया x इंटू f(x) - 1 बराबर 0 के इसके क्या क्या रूट आ रहे थे, 1 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो क्या लिखेंगे आप लोग, x - 1 x - 2 x - 3 और x - 4, बट ये 4 का पावर 5 का है तो एक और रूट मान लेते हैं अल्फा, x - अल्फा, और हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
समझ गए बात को? पूछा क्या जा रहा है, एफ ऑफ 5, जो पूछा जा रहा है उस चीज को फोकस किया जाए पहले तो। 5 इंटू एफ ऑफ 5, एक्स की जगह 5 पुट कर दिया, ठीक है। 5 यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ 4 3 2 1 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस अल्फा। क्यों बच्चों ना, बढ़िया बात है ना, ये आ गया। अब आपको करना है क्या, एफ ऑफ 5 निकालना है। तो ये आपके सामने जो लिखा है आंसर ही लिखा हुआ है, बस अल्फा आपको परेशान कर रहा है। अल्फा को हटाना है तो गुरुजी क्या कर दें, इस वाली टर्म को हटा दो यार, ये वैनिश करना है ना, इसको वैनिश कर देते हैं। इसको वैनिश कैसे कर दूं मैं, एक्स बराबर 0 रख दूं, सब कुछ मेरे हाथ में और मेरे कंट्रोल में है। तो एक्स बराबर 0 रखा तो -1 तो यहाँ से आया, एक्स बराबर 0 रखने पर यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस आया तो 1 माइनस तो यहाँ से आया। अगेन ये कितना आया, 4 फैक्टोरियल आया इनटू यहाँ अल्फा आया, माइनस से माइनस कटा तो अल्फा का वैल्यू तो कितना है, 1/4 फैक्टोरियल आया। तो बच्चों आंसर के बारे में अगर बात की जाए तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 करेंगे तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। अल्फा का वैल्यू आपने लिखोगे 1/4 फैक्टोरियल तो मतलब कट के 1 हो जाएगा, इससे ये कट गया। एफ ऑफ 5 की बात करें तो एफ ऑफ 5 हमारे पास कितना आया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है। यहां तक की बात। डिवाइजर विवाइजर के बारे में समझ रहा है ना, तो आपको पता है ना डिवाइजर जब निकालते हैं तो उसको हम पहले लिखेंगे 2q इंटू 3। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 5, एफ ऑफ 5 फैक्टोरियल, एफ ऑफ 5 फैक्टोरियल मतलब 24 फैक्टोरियल। चलो ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। तो 24 फैक्टोरियल के एंड में कितनी सारी जीरो जाएंगी, तो बच्चों आपको पता होगा इसका तरीका कि इसको 5 से डिवाइड करते जाओ। यहां से 5 से डिवाइड किया, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लगा करके बोल देते हैं ना, ऐसे भी आप कर समझ सकते हैं। चलो यही आता है, 5 को 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ से इतना जीरो आ जाएगा, मतलब आगे जाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, तो 4 आएंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोज मैं निकालूं एट द एंड ऑफ 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 24 फैक्टोरियल, तो 4 आएगा, सही बात है। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ 5 एच, एफ ऑफ 5 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स मुझे निकालने हैं। अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, तो 4 इंटू 2 किया तो कितना 8 आया, दूसरा भी सही है, ठीक है। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ एफ ऑफ 5 एज, देखो बहुत अच्छे समझ में आता है, इवन डिवाइजर तो 56 तो आ ही नहीं सकते बच्चों, कहां से इवन 56 आ जाएंगे जब टोटल डिवाइजर्स ही 8 आए तो ये भी गलत। नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स एफ ऑफ 5 एच 8, ये भी गलत, ठीक है। शायद यहां आंसर में करेक्शन हो सकता था ना 5 का ना 5 में ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन में दम रखने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पर 6 कर देता हूं बच्चों ना, ताकि अपना आंसर सही हो जाए और यहां करेक्शन कर देते हैं। चलो अब पूछता हूं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बताओ कितने आएंगे, इवन डिवाइजर्स। तो ये इवन डिवाइजर्स जब आपको निकालने हैं तो यहाँ 2 का एक फैक्टर बाहर निकाल दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। अब समझो बात को, तो इवन डिवाइजर्स तो अब यहां से इसके डिवाइजर्स लिख लेते हैं, तो यहां से 3 आया, यहां से 2 आया, मतलब 6 आया, तो मतलब 6 इवन डिवाइजर्स आएंगे, है ना, ठीक है। तो आंसर की मैं करेक्शन नहीं किया, हमने क्वेश्चन को ही बदल दिया ताकि आप एक स्टेप आगे और सॉल्व कर पाए। ओके, कोशिश ये थी कि कहीं गलती ना जाए, थोड़ी सी गलती आप भी गई, कोई बात नहीं, आप इसे सही से मैनेज कर सकते हैं ना। ओके बच्चों, नाउ आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। एक पैराग्राफ दे रखा है, बहुत ही स्टैंडर्ड पैराग्राफ दिया है, अच्छा सा पैराग्राफ है ना। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी काइंड ऑफ समथिंग, इस तरह के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एच एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, चलो इस बारे में बात करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को चलो मैं एक बार लिख लेता हूं, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। एक्स आ जाएगा जब x 1 और 2 के बीच में होगा। अगेन डेफिनेशन कितना आ रहा है, 3 माइनस एक्स ही आ रहा है जब x कैसा है 2 और 3 के बीच में है। अच्छा क्वेश्चन देखो समझो बच्चों ना, f ऑफ एफ एक्स के बारे में, एच एक्स हमारे पास में क्या है, f ऑफ एफ एक्स। कभी भी देखो आपको इसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर बात करनी होती है तो मैं आपको इन डिटेल 2 तरीके से सिखाऊंगा, मतलब एक तो पूरा बेसिक तरीका है ना जो थोड़ा सा लेंदी भी पड़ता है, दूसरा तरीका भी सिखाएंगे आपको। चलो ठीक है ना, दोनों तरीके सिखाते हैं।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ना, लिमिट वगैरह के बारे में बात करनी है तो कैसे बात करते हैं। चलो पहला काम तो मैं करता हूँ, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। तो हमने क्या किया, x को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, 3 माइनस एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स और यहाँ पर भी 3 माइनस ऑफ एफ एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, गलत लिखा, ग्रेटर देन 1, यहाँ से इतना है। और एफ एक्स कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3 है। पहले तो आप समझो ना बेसिक। अब देखो, कभी भी आप कंपोजिट फंक्शंस निकालना होता है ना तो बहुत आसान तरीके होते हैं बच्चे ना। जब भी कभी आप इसको सॉल्व करना होता है ना, वो एक एक लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं। अब मुझे एफ एक्स की वैल्यूज डालनी है अंडर दिस कंडीशंस, तो पहले क्या, एफ एक्स का आप डायग्राम बनाओ। अच्छा, अब इसमें भी देखो कुछ बातें समझो, डायग्राम बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एफ एक्स का डायग्राम बनाना है 0 से लेकर के 3 के बीच में। देखो मैं इसको यही बना दूंगा 0 1 2 और 3 के बीच में। ये लाइन है, छोटी छोटी सी लाइन होती है। इस लाइन का ग्राफ बनाना है मुझे इन दिस इंटरवल 0 to 1 में। तो एक काम करो, एक्स का वैल्यू 0 डालो, तो वाई का वैल्यू कितना आया, 3 आया। फिर एक्स का वैल्यू 0 डाला तो 3 आया, तो 3 पर चलो ओपन दिखाते हुए ना 1 डालते, तो 1 डालने में वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आया और 2 पे डार्क लगा दिया है ना। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये डायग्राम आ गया इसका। एक्स, जब एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू कितना आया, यहाँ 2 लिख लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ये 2 है। एक्स का वैल्यू जब 1 है तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 मान लो नीचे मान लेते हैं, यहाँ ओपन दिखाया। एक्स का वैल्यू जब 2 है तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 इसी लाइन पे आगे गए। ठीक है, यहाँ ओपन दिखा दिया, ये लाइन आ गया हमारे पास, कहीं कोई समस्या नहीं लाइन में ना। अब 3 से लेकर 2 से लेकर 3 में ऐसा डायग्राम बनाना, 3 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू 2 डाला, 2 डालने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक्स का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 पे लगाया क्लोज, ऐसे थोड़ा मोटा सा क्लोज। कलर कोई और अच्छा सा लेते हैं ना। चलो अब ये ले लिया तो ग्रीन से ही काम चलाते हैं। एक्स का वैल्यू मैंने 3 रखा, 3 रखने पे कितना आ जाएगा, 0 आ रहा है, तो यहां से कुछ ऐसे गया और यहाँ ओपन रखा। बड़े ध्यान से मैंने इसका डायग्राम बनाया, एफ एक्स का डायग्राम, क्योंकि आई थिंक आपको समझ में आएगा कि लाइनों को ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब क्या करना है, एफ एक्स का वैल्यू अब समझते हैं। कलर भी कुछ दूसरा लेते हैं, ब्लू लेते हैं। एफ एक्स, अब देखो एफ एक्स कहां से जा रहा है, देखो ये लाइन अपना 1 की लाइन है, ये 1 की लाइन है, ये 2 है और ये 3 आ रहा है ऊपर है ना। एफ एक्स अपना 0 से स्टार्ट हुआ, अप टू 1 तक जाए, तो भैया एफ एक्स 0 से लेकर 1 तक जब जा रहे हैं तो इस डेफिनेशन को क्या है, 3 माइनस एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, 3 माइनस एक्स। अपने डेफिनेशन भी लिख दिया करो, ठीक है ना। एफ एक्स, अब देखो अब वाई एक्स पे चल रहे हो, इसको देख रहा हूँ, एफ एक्स अपना 0 से लेकर 1 तक जाए, तो 0 से लेकर 1 तक गया, तो 0 से लेकर 1 में कौन सी डेफिनेशन आई, 3 माइनस एक्स आई, तो हमने यहाँ डाल दिया 3 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स डाला। ठीक बात है। अब ये कब आ रहा है, x जब अपना कैसे वेरी कर रहा है, 2 से लेकर के 3 तक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कमाल की बात है ना। अब fx का वैल्यू 1 से लेके 2 जाए, तो 1 से लेके 2 में क्या डेफिनेशन आ रही है, x आ रही है। fx, अब इसको देखा, fx अपना 1 से लेके 2 तक गए, तो y एक्सिस पे 1 से लेके 2 जाएंगे, तो ये डेफिनेशन आ रही है और इसकी वैल्यू x आई। ठीक है, fx की वैल्यू x रख दी, किस इंटरवल में आई, 1 से लेकर के 2 में आई बच्चों। ठीक है, ये बात 3 माइनस ऑफ एफ एक्स लिखा हमने। अब एफ एक्स गया अपना 2 से लेके 3 तक, 2 को इंक्लूड करते हुए 3 को एक्सक्लूड करते हुए जा रहे हैं, बहुत ही आसान सा रहा है ना। अगेन ये क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, 3 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, और x हमारे पास कितना आया, 2 को इंक्लूड करते हुए अप टू 3 तक गए। तो अगेन देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो ये x है, ये x है, ये x है, अरे गजब, एफ एक्स का वैल्यू तो कितना आ रहा है, x ही आया। अच्छा ये सॉरी मैंने गलत लिखा ना, x, एफ एक्स अगर 2 से लेके 3 तक जा रहे हैं तो भैया इससे करस्पॉन्डिंग x कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके 1 तक, तो x जा रहा है 0 से लेके 1 तक। इस पूरे को हटा देता हूं मैं, सही से लिखता हूं, x अपना गया 0 से, तो 0 पे ओपन है और अप टू 1 तक गए, ऐसा कुछ रहा बात। अब देखो 0 to 1 तक x आ रहा है डेफिनेशन, 1 से लेके 2 में भी कितना आ रहा है, x ही आ रहा है, 2 से लेके 3 तक x ही आ रहा है। तो कमाल की बात ये रही भैया, ये तो 0 से लेकर के अप टू 3 तक जाए, यहाँ ओपन आ जाएगा 0 और 3 पर, तो ये तो सिंपल सा एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ आ गया।
अरे गजब, एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ आ गया सर, तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या हुआ हमारे पास में, कमाल की बात क्या रही? तो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एच एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल कितना आएगा, 0। कहीं भी ये नॉन डिफरेंशियबल नहीं है, सभी जगह डिफरेंशियबल है भैया, बी पॉइंट, बी आंसर सही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब एच एक्स 0 प्लस, मतलब जब एक्स 0 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो एफ ऑफ 0 प्लस, भैया ये तो क्या है ना, थोड़ा 0 से बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर ए आएगा। तो 6 एंड 7 का आंसर बी और ए आएगा, बी और ए आंसर, बी और ए ना, दोनों ही सही है। नाउ अब हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तीन है हमारे पास इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों प्रॉब्लम बड़े कमाल की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही कमाल की है ना। आठवां प्रॉब्लम भी बहुत सही है ना, इसमें तो सिखाएंगे आपको कुछ बातें ना, सीखो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, लेट ए डिनोट द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ पी। ए डिनोट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ पी। पी की जो नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसका मतलब 0 हो और 0 से बड़ा हो, इतना तो यहां से समझ में आया। फॉर विच द इक्वेशन पोसेस ए यूनिक सॉल्यूशन, ये थोड़ा गलत है ना। इफ दिस, अगर ये एचपी में है, ये एचपी में है, ये एपी में है, तो ए अल्फा 18 और बीटा 13 का प्रोडक्ट कितना आ रहा होगा। चलो दोनों बातें सिखाते हैं। अच्छा पहले तो देखो, आपको सवाल में क्या है ना, ए यहां से लिखा है ना, समझो। पहले मैं उसको बाद में सिखाता हूं, पहले मैं आपको ये सिखाता हूं, ये सिखाता हूं आपको ना, बहुत ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात को, मैं क्या बोलने वाला हूं। मान लो कि हमारे पास में दो नंबर्स हैं, ए और बी, ठीक है, दो नंबर्स हैं, इनके बीच में मुझे एन अर्थमेटिक मीन पता है, ये अर्थमेटिक मीन है, और ये हमारे पास में एन हार्मोनिक मीन है, उतने ही है ना दो नंबर्स के बीच में। अब समझना मेरी बात, मैं अब देखो समझा रहा हूं। आपने क्या किया, पहला हार्मोनिक मीन यहां से लिया, सॉरी अर्थमेटिक मीन लिया, तो इधर से आपने लास्ट का लिया एच एन, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। यहां से आपने दूसरा नंबर का लिया A2, यहां से आपने दूसरे नंबर का लिया एच ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, तो पहली बात, इन सब का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट जब कांस्टेंट आएगा तो किसके इक्वल आएगा, पहले और आखिरी के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, पहले तो ये समझो, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखता हूं मैं, अब देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, n+1, इन दोनों का सम n+1 आ रहा है, तो अब मैं कुछ भी लिख दूं, A5 लिख दूं, बैलेंस करने के लिए नीचे n-4 ही लिखना पड़ेगा। मान लो आपने S6 लिख दिया, तो यहां भैया मुझे AN-5 लिखना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारे हम रिजल्ट बना सकते हैं, बात समझ में। पहला तो रिजल्ट आपको ये होना चाहिए। अब देखो सवाल में हमसे पूछा हुआ है कि 20 अर्थमेटिक मीन्स हैं, तो हमारे पास में ये अल्फा 18, सॉरी कुछ गड़बड़, हाँ यहाँ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आएगा ना, ठीक है मैं सही कर दूंगा, है ना। अल्फा 18 और बीटा 3, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब यहां से 18 लिया शुरुआत से, और मतलब ऐसे समझो, यहां से हमने अल्फा 18 बीटा, इन लोगों सफिक्स से सम कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। सफिक्स से सम अगर 21 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, दिस नंबर इनटू दिस नंबर आएगा। ये दोनों नंबर यहाँ सेम सेम दे रखे थे, ठीक है। मतलब ये क्या, अल्फा 18 देखे तो लास्ट से तीसरा हमने ले लिया, तो इधर से हमने यहाँ से तीसरा लिया, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मतलब अल्टीमेटली ध्यान क्या रखना है, उनके जो सफिक्सेस का सम अगर मतलब वो n+1 आता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में समझा रखा है ना स्क्रीन पर, अगर n+1 आ रहा होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर n अर्थमेटिक मीन्स है और n अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन्स है, उनका प्रोडक्ट मुझे निकालना है, और लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अगर n+1 आता है, इसका जो वैल्यू है किसका आएगा, पहला और आखिरी जो नंबर है उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। मुद्दे वाली बात तो ये समझना था, ये कंसेप्ट था। अब देखो आपके लिए अब मेन टास्क क्या बन गया, मुझे ए फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब ए को फाइंड आउट करते हैं। अगर ए निकल गया तो इसका वैल्यू a×6 आना है, तो वो अपना फटाफट निकाल सकते हैं ना। अब समझो इक्वेशन क्या दे रखा है, p × 2 पावर x प्लस
टू पावर माइनस एक्स बराबर 5 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दिस इक्वेशन पोसेस ए यूनिक सॉल्यूशन। टू पावर एक्स को तो मैंने टी माना, तो पी टी प्लस 1/t बराबर में कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब मैं कितना लिखूंगा, पी टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे लिखा। वाह बहुत बढ़िया ना। अब देखो पी टी स्क्वायर प्लस कैसे कुछ लिख दिया। अब देखो t जैसे आपने क्या माना है, t बराबर टू पावर एक्स को माना है, पहले तो t पॉजिटिव ही रहेगा ना, एक बात तो चलो ठीक है वही समझ लेंगे। इसके रूट कितने आए, t1 एंड t2 दो रूट आएंगे। अब देखो बात समझो, अगर मान लो इसके दो रूट आए, मतलब टू पावर एक्स का वैल्यू या तो t1 होगा या फिर t2 होगा। अब समझना बात को बहुत ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, अगर मान लो कि दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव आई, इसे करस्पॉन्ड टू पावर एक्स बराबर पॉजिटिव, तो करस्पॉन्डिंग एक एक्स यहां से निकलेगा, और दूसरा अगर ये पॉजिटिव है तो करस्पॉन्डिंग एक्स यहां से निकलेगा, मतलब दो सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो अगर एक वैल्यू पॉजिटिव आई और एक वैल्यू अगर नेगेटिव आई, तो टू पावर एक्स बराबर पॉजिटिव आया तो यहाँ से एक रूट आ जाएगा और यहाँ से कोई भी रूट नहीं आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर मान लो कि ये नेगेटिव हो जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से एक यूनिक सॉल्यूशन इस केस से आ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, एक और यूनिक सॉल्यूशन क्या आ सकता है कि दोनों दोनों पॉजिटिव रूट्स आए आपके पास में और दोनों ही बराबर आ गए। ठीक है, दोनों ही अगर बराबर आ गए तो इस केस में भी भैया क्या होगा, मतलब टू पावर एक्स बराबर कुछ 3 आ गया, दोनों रूट बराबर आ गए, तो यहाँ से एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको इतनी बात तो समझ में आएगी ना। अब समझिए बात को ना बहुत ही ध्यान से क्या समझना है मुझे, T1 T2 ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक बात है ना, यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब समझे तो क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, केस 1 कि बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, एक तो ये संभावना हो सकती है कि दोनों रूट्स इक्वल आए एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास में, दोनों रूट्स अगर इक्वल हों और साथ में पॉजिटिव भी आए तो मतलब इस तरह की बात बने। इस तरह का डायग्राम बनने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में, दोनों रूट्स को 0 से बड़ा होना है ना, ऐसा मुझे दिखाना है। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, अगर इसको मैं f ऑफ t मान लूं, ठीक है, तो p इंटू एफ ऑफ टी, p इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माइनस b अपॉन 2a ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड d कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अल्टीमेटली बात तो ये थी, तो d कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू p और c का वैल्यू 1, ये आया। तो भैया p का वैल्यू कितना आ रहा है, 25/4 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2a जब अपना लगाएंगे तो भाई यहाँ से अपना p इंटू एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो p का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ से ये डिसाइड हुआ था। माइनस बी अपॉन 2a चलो बता देते हैं, तो 5/2p ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ से p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और p का वैल्यू ये आया, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, तो p का वैल्यू 25/4 हो सकता है। ठीक है, एक बात तो ये रही हमारे पास, पहला है ना ठीक बात है ना। उसके बाद दूसरा केस हमारे पास क्या था कि अगर एग्जैक्टली वन रूट इज नेगेटिव, अगर इसका एक रूट अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब ऐसे कुछ आ जाए डायग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, p इंटू एफ ऑफ 0 ये कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो p इंटू अगर एफ ऑफ 0 अगर नेगेटिव आ गया तो p का तो हमारे पास p आ जाए, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट इज लेस देन 0, मतलब p कैसा आ जाएगा हमारे पास में, लेस देन 0 होना चाहिए। नहीं बच्चों, मतलब एक तो हमारे पास में ये आ सकता है ना, p नेगेटिव हो जाए ना। ठीक है, और एक और बात समझो है ना, एक्चुअली कहना है कि पहली बार तो उसने कभी ये बोला नहीं हमारे इस इक्वेशन के रूट निकालने थे, इस इक्वेशन के रूट निकालने तो p हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, p का वैल्यू 25/4 हो सकता है, या फिर p क्या हो सकता है, एक और बात समझो, p का वैल्यू अगर 0 भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक उसने कहीं बोला ही नहीं है, तो p का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 2 पावर माइनस एक्स बराबर 5 आ गया, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो p का जो वैल्यू है क्या, हमको से एक तो ये आ गया, उसने बोला है कि a डिनोट द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ p, तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ p की अगर बात करें तो यहाँ से तो p के इनफाइनाइट नेगेटिव सॉल्यूशंस आ रहे तो उनको हटा दिया, तो एक तो हमारे पास नॉन नेगेटिव ये आया और एक नॉन नेगेटिव हमारे पास ये आया, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a अगर हम लिखेंगे
तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 2। ए का वैल्यू अगर 2 आ गया तो 2 जब यहां पुट कर दिया तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 12 के बराबर आएगा। समझ गए, यूजिंग दिस कंसेप्ट जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही। नाउ मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम बहुत शानदार, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आपने फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन देख रहे हो तो बात गलत है ना। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया देन सॉल्यूशंस देख रहे हो, खूब सारा अटेम्प्ट कर लिया देन सॉल्यूशंस देख रहे हैं, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट ना। ओके, क्या प्रॉब्लम था है ना, क्या देखा हमारे पास में, पहली बात तो देखो 6 शर्ट ऑफ डिफरेंट कलर एंड 6 ट्राउजर ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच द दिस कैन बी पुट ऑन 5 मेंस ना, by 5 men such that no man wear the shirt and trouser of the same color each k times of 6 factorial, then the value of k is, तो k का वैल्यू क्या रहेगा। समझ गए बात को। तो अब देखो, अब बात को समझो, ऐसे समझिए आप, ऐसे समझ जाते हैं, यहां पर शर्ट ले लेते हैं और यहां अपना ट्राउजर्स ले लेते हैं। मान लो S1 शर्ट है, S2 शर्ट है, S3, S4, S5, S6, यहाँ पे हमारे पास ट्राउजर्स हैं T1, T2, T3, T4 और T5 और T6, ये ट्राउजर्स है, ठीक है। हमें क्या करना है, 6 ट्राउजर्स है और 6 ही शर्ट है। अगर मान लो 6 पर्सन्स को अगर देना होता तो हम क्या करते हैं, 6 ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली रीअरेंजमेंट कर देते हैं। बट क्या है कि यहाँ पर्सन्स कितने, 5 पर्सन्स हैं, पर्सन्स हैं P1, P2, P3, P4 और P5, 5 पर्सन है, ठीक है। तो पहला काम तो देखो क्या किया हमने, बहुत ध्यान से समझना, इसको यहां से हटाते हैं। पहला काम हमने किया, 6 शर्ट है तो 6 में से हमने कोई 5 शर्ट ले ली, 5 शर्ट आ गई। और 5 शर्ट आने के बाद में 5 शर्ट्स को मैंने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 ही शर्ट्स को कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सब हमारे पास सभी पर्सन्स के पास में 6 में से 5 सेलेक्ट ले ली। मान लो उसके पास में शर्ट आ गया, कोई शर्ट यहाँ आ गया, कोई शर्ट यहाँ आ गया, कोई शर्ट यहाँ, सबके पास शर्ट्स आ गई। अब बात करते हैं हमारे पास में अब ट्राउजर्स की। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ ऐसे दे दिया, शर्ट्स S1, S2, S3, S4, S5, ऐसे शर्ट्स हमने दे दी, मतलब P1, P2, P3 को ना, ऐसे समझिए। अब क्या ट्राउजर्स देने, अब ट्राउजर्स में सारा खेल क्या चल रहा है कि ट्राउजर्स हमारे पास में 6 है। अब क्या संभावना हो सकती है, ट्राउजर्स या तो मैं T1 से लेकर T5 ट्राउजर ले लूं, T1, T2, T3, T4, T5 शर्ट अपने दे चुके, अब ट्राउजर्स देने। मान लो कि क्या 6 ट्राउजर्स हैं, या तो 6 नंबर के ट्राउजर्स को फोकस करो, 6 नंबर का ट्राउजर्स आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो ना। चलो ठीक है, हमने एक केस किया कि अब 6 नंबर को ट्राउजर्स को हटा दिया, पहले तो हमने हटाया है ना, समझना बात को ध्यान से। तो हमारे पास में क्या हुआ, 5 ट्राउजर्स आ गए। अब 5 ट्राउजर्स को 5 पर्सन्स में मुझे देना है, और सच तरह से किसी के पास में सेम कलर का ट्राउजर्स नहीं पहुंचना चाहिए ना, जो शर्ट का कलर है। मतलब 5 ऑब्जेक्ट को मुझे डीअरेंज करना है, और 5 ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कितना आता है, 44 आता है ना, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट्स को कैसे निकालते हैं, D5 या DN की बात करूं तो n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट चलते जाते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। तो ठीक है, 4 को हमने से डीअरेंज कर दिया, इतना आगे केस, ठीक बात है। अब पॉइंट समझो, अब क्या है कि T1 से देखना, एक केस तो हमारे पास ये था, या तो हमने T6 ट्राउजर लिया ही नहीं, और या फिर हमने T6 ट्राउजर ले लिया। अब मान लो मैंने T6 वाला ट्राउजर ले लिया, तो T6 वाला अगर ट्राउजर्स ले लिया तो T6 और T2, मतलब किसी एक को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से ना। अभी समझो, अगर मुझे एक ट्राउजर लेना है तो मैंने एक ट्राउजर ले लिया, तो किसी एक ट्राउजर को हटाया, तो पहले 5 में से क्या किया, पहले 5 में से किसी एक का सिलेक्शन किया। मान लो ट्राउजर T1 हट गया, T2 हट गया, T3 या T4 या T5 हट ही गया, ठीक है, कोई भी एक ट्राउजर हट गया। उस ट्राउजर की जगह हमारे पास T6 ट्राउजर आया। मान लो थोड़ी देर के लिए T1 में हटा दिया, T6 ले लिया, यहाँ T2, T3, T4 और T5 ट्राउजर ही रहने दिया, ठीक बात है, समझो ना बात को। अब पॉइंट नंबर क्या रहेगा, पॉइंट की बात क्या है,
मान लो कि T6 वाला जो ट्राउजर है हमने S1 को दे दिया, कोई दिक्कत वाली नहीं, डिफरेंट कलर जा रहा है। अब 4 का 4 पे डीअरेंज करना है, तो 4 पे 4 को डीअरेंज करने के तरीके कितने आते हैं, D4 कितना आता है, 9 आता है। ठीक बच्चे, ये आपको पता रहना चाहिए, नहीं पता तो याद भी रख सकते हो, और नहीं भी याद है तो वो इतने यहां से निकाल भी सकते हैं अपने। ठीक है, जनरली याद रहने, 5 तक के तो याद रखता हूं, मैं तो याद रखता हूं, मैं याद करके याद हो ही जाते हैं ना। ठीक है, एक केस ये रहा। अब देखो इसमें क्या रहा है, T2 इसके पास नहीं जाएगा, T3 इसके पास नहीं जाएगा, T4 इसके पास नहीं जा रहा होगा। बट अब एक समस्या है कि T6 इसके पास नहीं गया ऐसा, बट T6 किसी और के पास तो जा ही सकता था ना। अब इसको मैंने क्या किया, दूसरा केस, जब T6 को S1 के पास फिक्स कर दिया, अब मान लो उसको फिक्स नहीं कर रहे अपने, ऐसे रहने देते हैं ना। अब ये T6 कहीं पे भी जा सकता है, T2 बस के इनके पास नहीं जा सकता। अब आप समझो कि 5 ऑब्जेक्ट को मुझे डीअरेंज करना है, जो कि क्या है, करस्पॉन्डिंग, जब S1 इसके पास था, ये इसके पास था, ये इसके पास था, तो कितने तरीके से डीअरेंज कर सकते हैं। और फिर बाद में क्या है कि ये इनके पास ना जाए, 44 तरीके से, मतलब 5 ऑब्जेक्ट को इतने तरीके से डीअरेंज किया जा सकता है। ये अपने पास में क्या रहा, फाइनल आंसर रहा। समझ में ये बात आपको। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, तो 44 यहां से लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास, 49 प्लस का 5 जब अपने करेंगे तो 6 यहाँ से दे दिया, 3 यहाँ से, तो 53 आ गया। 53 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 या 15 यहाँ से, 55 25 और एक 26। ठीक है ना, इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 6 फैक्टोरियल तो हमने यहाँ से लिखा, 5 यहाँ से, 9 यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से 10 आ जाएगा, और 0 यहाँ से आ जाएगा, 309 आ गया ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 309 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो वैल्यू ऑफ के एच कितना आ जाएगा, 309 आ रहा है। चेक करते हैं इसका आंसर, 309 एकदम सही है ना। नाउ अगला प्रॉब्लम चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 0। इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स मुझे निकालने। तो देखो बच्चों, ये वाला सवाल को ना बड़े ध्यान से समझना, आईआईटी ने क्या है कि इसको भी टच नहीं किया हुआ, तो पूछ सकता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को। अब देखो, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स रहती है ना, और बहुत आसान भी है ये तो, है ना। पहली बात तो क्या है कि नंबर ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो देखो बच्चे, आप क्या सोचते हैं, कई बार आप लोग एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ से एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हो आप लोग। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए एफ क्यू एक्स आपने लिखा है ना, माइनस ऑफ 3f(x) आपने यहाँ किया, प्लस का 1 किया। बात सही है आपकी ना। अब आप fx की वैल्यू पुट कराओगे तो पावर 9, तो फिर इस तरह से नंबर ऑफ रियल रूट निकालने में बड़ी समस्या जाएगी ना, मतलब दिस इज नॉट ए करेक्ट अप्रोच। करना क्या चाहिए, पहला काम, एफ ऑफ एफ एक्स के रूट के बारे में पता करना है, तो एफ एक्स के रूट पता करो पहले तो ना। तो एफ एक्स के रूट पता करने के लिए एफ एक्स का डायग्राम बनाएंगे। तो एफ एक्स का डायग्राम बनाने के लिए मतलब पहले तो एफ एक्स का डायग्राम बनाओ, उसके रूट निकालो। तो एफ डैश एक्स मैंने यहाँ से निकाला, भाई डायग्राम बनाने के लिए डिफरेंशियल वगैरह करना पड़ेगा। 3 यहाँ से लिखा, x माइनस 1 और x प्लस 1 इसके फैक्टर्स आए, मतलब माइनस 1 और प्लस 1 हमने यहाँ किया, तो प्लस माइनस प्लस, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, काइंड ऑफ इस तरह का शेप रहेगा ना। अब समझे बात को, ओरिजिन हमने यहाँ ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, और माइनस 1 हमने यहाँ ले लिया। एफ एक्स का डायग्राम बनाना है, क्यूबिक है, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा 1 पे वैल्यू निकालते हैं इसका, 1 पे वैल्यू कितना आया, एफ ऑफ 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 यहाँ पे लिखा है। एफ ऑफ माइनस 1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो माइनस 1 प्लस का 3 प्लस का 1 कट गया, 3 आ गया, ये आया। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम जब बनाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे गया, और कुछ ऐसे गया, ये आ गया। अच्छा अगर रूट्स के बारे में बात करें, एफ एक्स के रूट्स के, मतलब एक रूट तो ये आ गया अल्फा, एक रूट बीटा आ गया, और एक रूट गामा आ गया। एक रूट तो पता है 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसके बारे में पता करते हैं कि ये रूट कहाँ लाई कर रहा है। 2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही मतलब चेक करने के लिए ना, कि 2 पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो एफ ऑफ 2 निकाला मैंने, एफ ऑफ 2 जब निकालेंगे तो 8 माइनस का 6 प्लस का 1 कैसा है, पॉजिटिव आया। तो 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब वैल्यू यहाँ कहीं गई है ना। मतलब दूसरा एक रूट गामा, जो गामा की बात करें तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। चलो माइनस 2 पे वैल्यू निकालता हूँ, माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस का 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 6 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 1 आया तो नेगेटिव आया, थोड़ा थोड़ा बच गया ना, तो पॉजिटिव होने के चांसेस थे, तो माइनस 2 आया। ठीक है, तो हमें ये मालूम चली, मतलब अल्फा एफ ऑफ एक्स के रूट हमें मालूम चल गए ना। चलो तो अब यहां समझो, मुझे एफ ऑफ एफ एक्स के रूट निकालने हैं। ठीक है,
अब देखो ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एफ एक्स की बात करें तो भाई इसके रूट, अगर ये मान लो जब इसकी वैल्यू अल्फा हो जाए, एफ एक्स के रूट है ना, एफ एक्स के अंदर अगर वैल्यू अल्फा पड़ी, मतलब इसकी वैल्यू अल्फा हुई, इसकी वैल्यू बीटा हुई और इसकी वैल्यू गामा हुई, तब ये एफ अपना जीरो हो जाएगा। इस एफ के रूट यही आ रहे हैं, मतलब एफ एक्स का वैल्यू अगर अल्फा हुआ या फिर बीटा हुआ या फिर गामा हुआ, ठीक है, तब हमारे पास में क्या होगा, इस एफ एक्स के रूट ये है अल्फा बीटा गामा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा गामा अगर हो जाए, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, तब इसके रूट आ जाएंगे, है ना, एफ एक्स की वैल्यू बीटा और ऐसे। एफ एक्स की वैल्यू अल्फा हो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा, तो अल्फा कैसा है, -2 और 1 के बीच में है, तो -2 और -1 के अगर बीच में है तो -2 और -1, तो आपने क्या कि एफ एक्स बराबर अल्फा का, एफ एक्स अगर आप तो खिंचा हुआ है, ड्रॉ है मतलब ऑलरेडी, अल्फा का डायग्राम ड्रॉ करते हैं -2 और -1 के बीच में, ये -1 है सॉरी ना, तो -2 और -1 के बीच में जब ड्रॉ कराएंगे तो एक ही जगह कट कर रहा है, तो ड्यू टू दिस हमारे पास एक रूट आएगा, एक्स का एक वैल्यू आया, वो ये आया, ठीक है। अगर एफ एक्स बराबर बीटा है, बीटा का है 0 और 1 के बीच में, कलर चेंज कर देता हूँ, तो 0 और 1 के बीच में जब ऐसे लाइन ड्रॉ कराओगे, ऐसे सॉरी फिर से ऊपर जा रही है ऐसे लाइन, एफ एक्स बराबर बीटा है ना, तो एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ किया, बाई बराबर बीटा का डायग्राम ड्रॉ किया, 3 पॉइंट पे कट करा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितने हैं, 3 आए, ठीक बात है। अब एफ एक्स बराबर अगर गामा हुआ, तो गामा कहाँ है, गामा ये, गामा कहाँ आ रहा है 1 और 2 के बीच में, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये वाली जो वैल्यू -1 कटा है 3 था, तो अब आपने गामा का ऐसे लाइन ड्रॉ किया, एफ एक्स बराबर गामा ये आ रहा है, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास, 7 आए, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 7 आएगा ना। ठीक है स्टूडेंट, आई होप अगर आपको प्रॉब्लम पता होगा पहले से तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं पता है ना तो ये सॉल्व करते रहे, मजा आता है। ओके बच्चों, तो डीपीपी नंबर हमने 10 सॉल्व कर लिया है, तो मतलब हमने 10 दिन का अपना टारगेट, 10 मतलब 10 दिन के अंदर हम 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, जिसमें सभी क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम मान लो 5-10 प्रॉब्लम हटा दो, 90 प्रॉब्लम बड़ी क्वालिटी प्रॉब्लम्स है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।